हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जखोटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन तक कर चुके हैं। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोग को समझ में भी आई होगी। अब अपन लोग आगे शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब होता है मूलानुपाती सूत्र। और मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है अणु सूत्र। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, अणु सूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो देखो इसको अगर आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी समझ लें एक ही बात है बेटा जी, बहुत आसान सा पॉइंट है। देखो कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है। एक ऐसा फार्मूला होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल अगर अपन लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपन एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे CH3COOH C6H6 C2H4 H2O CH4। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसा केमिकल फॉर्मूला जो किसी ना किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे CH3COOH ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, राइट, ठीक है। C6H6 एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। नाम क्या है उस मॉलिक्यूल का, बेंजीन, तो बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैं इन्हीं चीज़ों के लिए मेरे को बोला जाए कि आप एम्पेरिकल फार्मूला लिखिए, तो देखिए इनके लिए एम्पेरिकल फार्मूला कैसे लिखा जाएगा वो एक बार आप देख लीजिए। इनके लिए एम्पेरिकल फार्मूला मतलब क्या होता है, इस मूलानुपाती, हिंदी में लिखा हुआ है मूलानुपाती, मूल अनुपात, सिर्फ रेशियो की बात होगी यहाँ पर। यहाँ क्या मतलब है, तो देखो एक ऐसा फॉर्मूला जो क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जैसे लेट्स वन एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जांपल है इसमें फर्स्ट CH3COOH। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये देखिए यहां पर इस फॉर्मूला को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, देखिए जरा, C2H4O2 ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला, सबसे सिंपल रूप क्या हो सकता है, तो इसका सबसे सिंपल रूप ये हो सकता है क्या, C1H2O1। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH2O। देखो इस फॉर्मूला से हमें कोई मॉलिक्यूल समझ में नहीं आ रहा कि इस फॉर्मूला से मॉलिक्यूल क्या है। तो याद रखना, एम्पेरिकल फॉर्मूला कभी भी मॉलिक्यूल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो के बारे में बात करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में आपको समझाता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है C6H12O6 CH4, है ना। अब देखिए C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब आप यहाँ पे देखिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, CH2O। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए, इन दोनों के एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आ रहे हैं, C1H2O, क्योंकि देखो इसका सिंपलेस्ट रेशियो, सरलतम भिन्न बनानी है, सरलतम, इससे ज़्यादा उसको छोटे पार्टिकल्स में, इससे ज़्यादा उसको छोटे नंबर में कन्वर्ट ना किया जा सके, ऐसा सूत्र बनाना है आप लोगों को। तो एक चीज़ याद रखना, ये कई बार ऐसा लैंग्वेज में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या ऐसा संभव है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एम्पायरिकल फार्मूला सेम हो, तो हाँ जी ये पॉसिबल है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एम्पायरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। जैसे ये एसिटिक एसिड है, ये ग्लूकोज है, राइट, दोनों में फर्क है, दोनों बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी के कंपाउंड है, एक एसिड कैटेगरी का है, एक शुगर कैटेगरी का है, लेकिन यहाँ देखिए दोनों का जो एम्पायरिकल फार्मूला है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये मतलब कैसा हो गया, तो ऐसा होता है। लेकिन क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, ये मॉलिक्यूल की कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है CH4। अब देखो C1H4, अब इससे ज्यादा कोई छोटा नंबर बनाया ही नहीं जा सकता, तो इसका मतलब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा, CH4 ही होगा। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। देखो जैसे C6H6, अब अगर अपन इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH लिखेंगे, राइट। एक और एग्जांपल देखो आप लोग, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, राइट। एक और देखो, जैसे C2H2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या मतलब होता है C2H2 का, एथाइन हम लोग बोलते हैं ना इसको। तो ये देखो एथाइन, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसा बन सकता है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन सकता है CH। एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं, जैसे H2O, ये किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है,
इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए, इसका मूलानुपाती सूत्र बताइए, तो याद रखिए इसका मूलानुपाती सूत्र H2O ही होगा। क्यों? हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो 2:1 ही बन सकता है। इससे ज़्यादा इसको छोटे या सरलतम रूप में, स्मॉलेस्ट नंबर में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। आई होप अपन को ये बात सारी समझ में आती है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो बताने वाला फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताने वाला जो फॉर्मूला होता है उसे अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। यहां तक समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि अगला पॉइंट का मतलब भी समझ में आएगा। C6H6 इसको आपने कन्वर्ट कर दिया C1H1 के अंदर में। ये कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है? एम्पायरिकल फॉर्मूला है, राइट। आप देखो कि यहां पर रेशियो बन रहा था 6:6 और जिसे आपने कन्वर्ट कर दिया 1:1 के अंदर में। यही तो आप लोगों ने कन्वर्ट किया। तो देखो एक्चुअल में इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बनाने के लिए आपने क्या किया? किसी एक नंबर को हटाया यहाँ से, है ना, मतलब इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया, इसको ऐसे समझो। तो देखो इसको अपन एक मतलब मैं कहूँ कि मुझे मान लो एम्पायरिकल फॉर्मूला गिवन है, ये गिवन है, और मुझे क्या बनाना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। जैसे मान लो कि CH मुझे गिवन था और इससे मुझे अब कन्वर्ट करना है C6H6, ये बनाना है। ये एम्पायरिकल फॉर्मूला है और इससे मुझे बनाना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे बनाया जाए? तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? इसका कॉन्सेप्ट होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N इनटू एम्पायरिकल फॉर्मूला। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये इसका फॉर्मूला भी होता है। अब आपसे कोई पूछे कि N का मतलब क्या होता है, तो N यहाँ पर जो है वो नेचुरल नंबर है और हम सब जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं का मान 1 से शुरू होता है। 1 2 3 ऐसा 1 से शुरू होता है, राइट। ठीक है, अब लेकिन ये n की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करें? आपने बोल तो दिया कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ये इस फार्मूला के बराबर होता है। n का मतलब क्या है? n का मतलब 1 2 3 मैं 1 पुट करूं या 2 पुट करूं या 10 पुट करूं, मुझे कैसे पता चलेगा? वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलता है, फॉर्मूला है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पायरिकल फॉर्मूला मास। अब जैसे इसके लिए ही देख लो आप लोग, एग्जांपल अपने सामने ही है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बताइए C6H6 के लिए, तो ये हो जाएगा 72 + 6, मतलब टोटल मिला के हो गया 78। यही तो होने वाला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हो गया, राइट। अब अपन को क्या चाहिए? एम्पायरिकल फॉर्मूला मास। तो देखिए एम्पायरिकल फॉर्मूला मास जो है वो कितना होगा? 12 + 1 = 13, यही तो होगा। अब अपन को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 78 डिवाइडेड बाय 13 = 6। आप देखिए यहाँ पे अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा CH। आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप लोग चाहें तो इसी फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो जैसे इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू CH और बाहर लिख दो यहाँ पर 6। CH क्या चीज़ है? CH एम्पेरिकल फॉर्मूला है, बाहर n लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि अब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा C6H6। बताइए ये बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है? तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पायरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पायरिकल फार्मूला कैसे बना सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि एम्पायरिकल फार्मूला दे रखा हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स अपन लोगों ने कवर कर लिया। अब इसमें ये तो हो गए स्कूल लेवल पे आने वाले क्वेश्चंस, है ना। एग्जाम में और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, उसको अपन लोग एक बार देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन कैसा बनेगा ये एक बार आप लोग देख लीजिए कि मान लीजिए ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 48%, 10% और 42% बाय मास, है ना। भार के अनुसार इतना प्रेजेंट है। सबसे पहला आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, इसका जो है एम्पायरिकल फॉर्मूला ज्ञात कर लीजिए। डिटरमाइन एम्पायरिकल फॉर्मूला, ये आपको बताना है। अब आप देखो, अगर अपन को ये बताना है तो इसको कैसे समझाया जाए, कैसे किया जाए, वो एक बार आप देखो। भाई कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस पॉइंट से देखेंगे तो कैलकुलेट कैसे करें, तो एक छोटी सी ट्रिक है इसकी, उस ट्रिक से अपन लोग करेंगे। एक टेबल बनाएंगे, अगर वो अपन को समझ में आ गया तो मान के चलिए अपन लोगों से एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले, ये अपन लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखो एक बार कैसे करते हैं। सबसे पहले गिवन जो भी हमारे को एलिमेंट गिवन है वो हम लोग लिख लेंगे। कार्बन गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है और नाइट्रोजन गिवन है। इसकी कितनी परसेंटेज गिवन है पहले वो देखिए। इसकी परसेंटेज गिवन है 48, इसकी परसेंटेज गिवन है 10 और इसकी परसेंटेज गिवन है हमारे पास में 42। यही तो गिवन है, राइट। अब देख लो पहले इनकी टोटल परसेंटेज जोड़ के देख लो बेटो। यहाँ पर ना क्या होना चाहिए बेटा कि ये सब टोटल परसेंटेज मिला के 100 होना चाहिए। तो आप देखोगे 58 प्लस 42 मिला के कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। तो ये तो सही है, कंप्लीट चीज़ है, ठीक है। आगे देखिए, आप इसी चीज़ को, अगर ये 100 है ना तो इसको आप ऐसा लिख दीजिए, गिवन क्वांटिटी। ये देखो गिवन क्वांटिटी नहीं है, ये मैं आपको केवल सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे करना है, राइट ना। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करना है। तो 48, तो देखो जब भी आपका ये 100 हो जाए तो जो नंबर दे रखा है बस उसी चीज़ को ही गिवन क्वांटिटी लिख देना। मतलब इधर लिख देना 48, इधर लिख देना 10 और इधर लिख देना 42। ये गिवन क्वांटिटी पहले से, इसको ऐसा ही लिखने का है अपन को, ठीक है। 100 होना चाहिए। 100 नहीं होगा तो क्या करना है वो मैं आपको भी थोड़ी देर रुक के बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए इसका, अब आप ग्राम एटॉमिक मास की बात कीजिए। तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? ग्राम में ही आएगा ऑब्वियसली। ये होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, राइट। ये यहाँ तक हो गया। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले परसेंटेज को चेक कर लेना है और ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए? परसेंटेज का सम 100 के इक्वल आ जाना चाहिए। 100 के इक्वल आता है तो गिवन क्वांटिटी ऐसे लिख देनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो गिवन मास है हमारे पास में और ग्राम एटॉमिक मास भी है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 48 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया? 4। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 10 और यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा 3, राइट। यही होने वाला है। अब आप देखो इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं। अब आगे क्या करना है, आगे एम्पायरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना होता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर अगला पार्ट है रेशियो। हमको क्या लिखना है? यहाँ पर रेशियो लिखना है। अब रेशियो कैसे निकालें, किस चीज़ को किससे डिवाइड करें जिससे रेशियो निकल जाए। इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 3। 3 से सबको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर क्या बना? 4/3। यहाँ पर क्या बना? 10/3। यहाँ पर क्या बनेगा? 3/3। यही तो बनेगा। ये चीज़ अपन को सीखनी है कि यहाँ पर ये बनेगा। अब देखो इसके आगे कैसे करना है, और इसके आगे बढ़ने से पहले एक बार आप इस पूरी चीज़ को ढंग से रिवाइज कर लो कि सबसे पहले परसेंटेज क्या होना चाहिए? परसेंटेज 100 के इक्वल होना चाहिए। परसेंटेज 100 के बाद के अंदर में इसको गिवन क्वांटिटी के फॉर्म में लिख दीजिए, और फिर इसके बाद के अंदर में हम लोग एक और नया चीज़ करते हैं, एक और नई चीज़ समझते हैं यहाँ पर कि इसको सिंप्लीफाइड वे में कैसे लिखा जाए, है ना। परसेंटेज में कन्वर्ट किया, ग्राम एटॉमिक मास लिखा, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, आप लोगों ने रेशियो कैलकुलेट कर लिया, रेशियो तक आ गया। रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को यहाँ पर, है ना। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन को सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, है ना, सिंपलेस्ट रेशियो। अब ये तो सिंपल रेशियो है ही नहीं, बताओ, ये तो सिंपल रेशियो नहीं है ना। तो इसको अपन लोग देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1.33। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3.33, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.00। ये यही तो बात है, ठीक है। अब इसको सिंपल रेशियो में कैसे लिखे? तो सिंपल रेशियो हो जाएगा इसका, है ना। आप लोग एक सेकेंड, अब लिखिए आप लोग सिंपल रेशियो। देखो
1 3 1, 1 से थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 1। तो देखो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है बस यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बना यहाँ पर, एम्पेरिकल फार्मूला देखिए क्या बनता है, एम्पेरिकल फार्मूला बना C1H3N1। यही तो आ रहा है। कार्बन कितना आया 1, हाइड्रोजन कितना आया 3, नाइट्रोजन कितना आया 1, तो C1H3N1 ये इसका फार्मूला यहाँ पर बनता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं इसको कैसे करना है, राइट। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, कार्बन हमारे पास अवेलेबल है 39%, हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है 8%, और यदि गिवन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास 60 हो तो आपको क्या कैलकुलेट करना है इस बार आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। फार्मूला कैलकुलेट करना है, एम्पेरिकल फार्मूला से लेना देना नहीं है। अब अपन को फाइनली चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो अपन को आता है ना। तो अपन देखो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। अगर आपको ये गिवन नहीं हो कि ये किस में है तो आपको हमेशा इसको किस फॉर्म में मानना है, बाय मास आप लोगों को इसको मान के चलना है। तो देखो एलिमेंट क्या क्या गिवन है हमारे को, कार्बन गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है। आगे देखो ये अपने को परसेंटेज है यहाँ पे 38, यहाँ पे 39, यहाँ पे हो गई 8%। टोटल मिला के कितना हो रहा है 47 ही हो रहा है, ये तो 100% नहीं हो रहा। तो अगर 100% नहीं होता है तो हमको क्या करना है, एक और एलिमेंट हम लोग को अज्यूम कर लेना है, वो होगा ऑक्सीजन, और उसकी बाकी की परसेंटेज यहाँ पर लिख देनी है 53%। अब मुझे एक बात बताओ ज़रा यार कि ये क्यों ऐसा क्यों किया, ऑक्सीजन ही क्यों लिखा, कुछ और भी तो लिख सकते थे। तो देखो बेटा, और इसलिए अपन लोग कोई चीज़ नहीं लिख सकते। जैसे अपन कहते हैं हमारे घर में एक लोहे की टेबल रखी हुई है, तो उसमें केवल लोहा ही थोड़ी होता है, उसमें एनवायरमेंटल ऑक्सीजन भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो आयरन प्लस आयरन ऑक्साइड उसमें अवेलेबल होता है। तो मतलब ऑक्सीजन क्या है, किसी भी सरफेस के साथ में बॉन्ड बनाने की अर्ली कैपेसिटी रखता है, जल्दी से बॉन्ड बना सकता है। इसलिए जो है अपन लोग इसको क्या करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर परसेंटेज टोटल गिवन नहीं है तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, ऑक्सीजन, और बची हुई परसेंटेज किसको असाइन कर देंगे, ऑक्सीजन को अपन लोग असाइन कर देंगे। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। अब तो टोटल 100 हो गया। अगर टोटल 100 हो गया तो अब अपन को क्या चाहिए, गिवन क्वांटिटी आ गई ग्राम में, यहाँ पे हो गई 39, यहाँ पे हो गई 8, यहाँ पे हो गई 53। ठीक है, अगला पार्ट क्या करना है, ग्राम एटॉमिक मास निकालना है। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम्स में। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, यही होना चाहिए। अब क्या निकालना है अपन लोगों को, रेशियो कैलकुलेट करना है। रेशियो कैसे करेंगे अपन लोग कैलकुलेट, 39 डिवाइडेड बाई 12, 8/1, और ये हो जाएगा हमारा 53/16। बताइए अब देखो इसको किस तरह से अपन लोग कैलकुलेट करें। तो यहां पर देखो, एक काम करते हैं, इस डेटा को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपन को ही थोड़ी मुश्किल होगी नहीं तो फिर इसको लिख लेते हैं 7%, हाइड्रोजन को कर लेते हैं 7%, तो ऑक्सीजन हो जाएगा अपना 54 पर, है ना, 54%। बस अब इसे कैलकुलेशन इजी कर रहे हैं हम लोग, बस इसलिए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहां पर ये डेटा आएगा 3.25, 39 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ठीक। इधर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये डेटा हो जाएगा अब 7/1, ये हो जाएगा 7, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा
लगभग ये 3.3 या 3.25 अपन लोग इसको ऐसा मान लेते हैं, है ना, 3.25 आता है। अब आप देखो अपन को क्या चाहिए यहाँ पर, इसका अपन लोगों को सिंपल रेशियो चाहिए, है ना, क्योंकि सिंपल रेशियो से ही तो अपना काम बनेगा ना, नहीं तो अपना ये सारी चीज़ गलत हो जाएगी। अब देखो कैसे किया जाए, किस तरह से बनाया जाए। तो इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3.25। इससे सबको डिवाइड कर दो, है ना, तो 3.25 से इधर भी 3.25 में डिवाइड करो, यहाँ पे 7 में 3.25 से डिवाइड करो, और यहाँ पे 3.3 में 3.25 से डिवाइड करो। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे भी नियरली 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 ही मानना है उसको, सिंपल रेशियो बनाना है इसलिए। यहाँ पे अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो ये जो है लगभग 2 गुना है ना, 2.1 या 2 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा। तो आप लोग को इसको भी क्या मान लेना है, यहाँ पर 2 मान लेना है, सिंपल रेशियो बनाना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, 1.33, 3.33, 1, तो अपन ने पॉइंट्स को हटा दिए थे ना, तो रेशियो जो बना है बस उनको होल नंबर को ही लेना है, डेसिमल वाले डिजिट्स को यहाँ पर नहीं लेना है। तो आप देखो कि यहाँ तक की कैलकुलेशन करने के बाद अपने साथ में अपने पास में क्या डेटा आ जाता है वो एक बार देख लो आप लोग। अपने पास में डेटा आ जाता है एम्पायरिकल फॉर्मूला इज C1H2O1, अपने पास में ये डेटा आ जाता है, राइट, ठीक है। अब अपन को एम्पायरिकल फॉर्मूला पता है तो इससे एम्पायरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल मिला के ये हो गया 30, यही तो होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट हमको कितना गिवन है, 60 गिवन है। तो n कैसे कैलकुलेट करें, n कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पायरिकल फॉर्मूला मास, यही तो कैलकुलेट करेंगे। अब आप आगे देखो, n का वैल्यू होगा 60/30, ये हो गया हमारे पास में 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे एम्पायरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n, यही होगा। तो एम्पायरिकल फॉर्मूला है मेरे पास में CH2O और बाहर मुझे लिख देना चाहिए 2, यही तो लिखना चाहिए। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया आप लोगों के पास में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया C2H4O2, ऐसा ही आपके पास में बन गया, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन ऑप्शंस के फॉर्म में गिवन होता, ढंग से समझिए, ऑप्शंस के फॉर्म में गिवन होता तो आप लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा गिवन हो, एक ऑप्शन ये भी हो सकता था। देखिए CH3CH, तो आप लोग को ऐसा ध्यान रखना है, इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता था, अगर स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आ गया, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ गया या ना मान लो, है ना, अदरवाइज एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो ऐसा ऑप्शन भी हमारे पास में मिल सकता है। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अपन लोगों को। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आती है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, है ना, ताकि टॉपिक और अच्छे से समझ में आए। देखो एम्पैरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो आई होप अपन को ये बात सबको क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, अगला क्वेश्चन हमें गिवन है कि कोई एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 85.7% जो है वो कार्बन है। अब बोले ये भी 100% तो नहीं है, तो बचा हुआ क्या माने, ऑक्सीजन। आप यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, देखो समझने के लिए। नाम में क्या लिखा हुआ है, हाइड्रो और कार्बन, मतलब या तो हाइड्रोजन होना चाहिए या इसमें कार्बन होना चाहिए, इसमें ऑक्सीजन की जगह होती ही नहीं है। तो इसे गड़बड़ नहीं करना है, हाइड्रोकार्बन मतलब एक हाइड्रोजन एक कार्बन होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन और एक हाइड्रोजन। सबसे पहली बात गिवन क्वांटिटी ये हो गई 85.7,
ठीक है। अब बची हुई क्वांटिटी 100 में से निकाल लो, तो 100 में से बची हुई क्वांटिटी निकालोगे तो कितनी बचेगी आप खुद ही देख लो। यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 14.3%, यही तो आना चाहिए ना 14.3, ठीक है। अब हो गई टोटल 100, तो ये हो गई हमारी गिवन क्वांटिटी, जिसको मैं ग्राम्स में लिख सकता हूँ। अगली मेरे पास हो जाएगी ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में 12 और ये हो जाएगा हमारे पास में 1, करेक्ट। अगला पार्ट जो अपन को करना है वो ये है कि आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, तो ये तो हो ही गया। इसको और एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना आने वाला है, ये हमारे पास में आने वाला है 7.15 के आसपास आने वाला है, ठीक है। अब बताओ दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? दोनों में से छोटी वैल्यू है हमारे पास में 7.15। तो क्या करेंगे, रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे आ गया 7.15, यहाँ पे आ गया 14.3। अब रेशियो कैलकुलेट करना है, राइट। तो छोटी संख्या कौन सी है पहले ये देखो, छोटी संख्या है 7.15, तो दोनों को 7.15 से डिवाइड करो। हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो भी आ गया। अब अपन को कोई अलग से, क्योंकि 1 और 2 इसके अलावा तो कुछ और आ ही नहीं रहा, इजीली सॉल्व हो गया ये तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया CH2, यही तो आ रहा है। अब अपन को पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमारे को n की जरूरत पड़ेगी, और n अपन को निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी। होगा या नहीं होगा? तो आपको देखो क्या गिवन है, वेपर डेंसिटी गिवन है क्या, और हम सब जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है या नहीं होता बच्चों? अपन ने क्या फार्मूला पढ़ा था, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो अब क्या निकालना है आपको, मॉलिक्यूलर मास, तो उसके लिए क्या फार्मूला होना चाहिए ये। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू 42 इज इक्वल्स टू 84, यही तो होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास आ गया, इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, यही तो है। एम्पायरिकल फार्मूला मास क्या होना चाहिए, तो देखो कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पर ये टोटल हो जाना चाहिए 14। एम्पायरिकल फार्मूला मास आ गया 14। एन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पायरिकल फार्मूला मास। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 14। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आ जाएगा 6, करेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट होगा एम्पायरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय एन। एम्पायरिकल फार्मूला है हमारे पास में CH2, बाहर आप लोग लिख देंगे 6। अल्टीमेटली सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा C6H12। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, राइट। अब देखो ये अपन गिवन क्वांटिटी बोले सर हर बार जब परसेंटेज में ही देना है तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। देखो परसेंटेज में दे रहा है तब तो आप लोग डायरेक्टली भी इसको गिवन क्वांटिटी मान सकते हो। जो नहीं गिवन है वो या तो क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट दे रखा होगा ऐसा कुछ, और अगर ऐसा कोई हिंट नहीं दे रखा तो आप बची हुई क्वांटिटी किसको असाइन कर दोगे, ऑक्सीजन को असाइन कर दोगे। यही अपन लोगों ने पढ़ा है। 3 क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से अपन को समझ में आ जाएगा। करें शुरू अपन लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक कंपाउंड के अंदर में ए और बी दोनों अवेलेबल, ठीक है। ए कितना परसेंट है, मतलब ऐसा बोला ए एंड बी जो है वो दोनों ही सेम क्वांटिटी में अवेलेबल। सेम क्वांटिटी का मतलब हो गया दोनों ही 50-50% अवेलेबल है, राइट। अगर
ए का ग्राम एटॉमिक मास 20 हो और बी का ग्राम एटॉमिक मास 40 हो तो एम्पायरिकल फॉर्मूला बताइए। तो आपको क्या बताना है? एम्पायरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताना है एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल सा रूल है, ए और बी, गिवन क्वांटिटी कितनी है 50 और 50, यही तो होगा। ग्राम एटॉमिक मास भी गिवन है, ये हो गया 20, ये हो गया 40। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? 50/20 और इधर आ जाएगा 50/40। इधर सॉल्व करोगे तो यहाँ आंसर आएगा 2.50 और यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.25। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? 1.25। तो आप लोग इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आप डायरेक्टली सिंपल रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो जो सबसे छोटी संख्या है उससे इसको डिवाइड कर दिया जाए, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 1। तो देखिए एम्पायरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फाइनली आप सब लोग जानते हैं कि एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? अब A to B हो जाना चाहिए, राइट। तो देखो इस तरह से भी अपने पास में क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसमें और क्या टफ से टफ बनाया जा सकता है वो अपन को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। करें शुरू? ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों को कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या अवेलेबल है? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें अवेलेबल है। कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है? 4 ग्राम कैल्शियम है, इतने एटम्स कार्बन के हैं और इतना ग्राम किसका है? ऑक्सीजन का है। ये तीन चीजें आपको गिवन है। क्या पूछा है आप लोगों से? कैलकुलेट एम्पायरिकल फॉर्मूला। अब देखो अब अपन को एक्चुअल में समझ में आएगा कि जो अपन ने ट्रिक सीखी थी, इस ट्रिक का सबसे सिंपल मतलब अपने को फायदा क्या है। तो देखो एक काम करो, पहले तो सारे के सारे एलिमेंट लिख लो। इधर लिख लो कैल्शियम, इधर लिख लो कार्बन और इधर लिख लो ऑक्सीजन, राइट। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या गिवन है पहले वो देखो, है ना, क्या गिवन है, क्योंकि अब यहाँ पे गिवन जो है एक जैसी चीज नहीं है, कुछ ग्राम्स में कुछ एटम्स में, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अपन को 4 ग्राम्स कैल्शियम गिवन है, यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स कार्बन के गिवन है और यहाँ पे हमारे पास में गिवन है 4.8 ग्राम्स। अब एक काम करो, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो सबको, क्योंकि देखो आप एक चीज समझो, आपको गिवन क्वांटिटी दी हुई होती थी, आप इसके आगे क्या लिखते थे? ग्राम एटॉमिक मास, और इन दोनों की हेल्प से क्या कैलकुलेट करते थे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते थे, ये तो करते थे। तो अब क्या करो, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो। तो देखो यहां पे लिखो नंबर ऑफ मोल्स। अब ये कैसे कैलकुलेट होंगे वो देखो, गिवन मास है मेरे पास में, डिवाइडेड बाय कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 40 होता है। ये कितना हो गया? 1/10, यही होने वाला है। आगे देखो कार्बन के लिए नंबर ऑफ एटम्स हमको गिवन है, डिवाइडेड बाय हम लोगों को क्या करना चाहिए? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू 1/10, यही होना चाहिए। अब देखो ऑक्सीजन के केस में देखते हैं, तो ऑक्सीजन के केस में क्या होगा? यहाँ पर 4.8 डिवाइडेड बाय 16, आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा
3/10, यही तो होना चाहिए। अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो निकल गए 1/10, 1/10 और 3/10। इसको सबसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर लो। तो देखो सबसे सिंपल रेशो में जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करते हैं, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसा भी, अच्छा चलो पुराना वाला तरीका लगाते हैं बच्चों, नया नहीं सीखते हैं, है ना। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 1/10 है या 3/10 है, दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा नंबर तो 1/10 ही है, ये तो उसका 3 गुना हो जाएगा ना 1/10 का, तो छोटा नंबर तो यही है। सबको 1/10 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर कितना आया 1, यहाँ पर कितना आया 1, ठीक है। 1/10 में 1/10 डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। इसमें देख लेते हैं एक बार करके, 3/10 में 1/10 को डिवाइड करो तो इधर आ गया 1, और ये वाला जो नीचे 10 आएगा वो चला जाएगा ऊपर, यही तो होगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 3, तो 1, 1 और 3। तो आप देखो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन गया है, कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, CaCO3, ये बना है आपके पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला। कंफ्यूज मत होइए कि आप इसको बोलेंगे सर ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड कोई डेटा ही नहीं गिवन है। आपको कहाँ गिवन है मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड डेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता तो हमको मॉलिक्यूलर मास मालूम होना चाहिए। यहाँ पे तो कोई मॉलिक्यूलर मास भी नहीं दे रखा। क्या हमको वेपर डेंसिटी दे रखी है? नहीं दे रखी। ना मॉलिक्यूलर मास दे रखा, ना वेपर डेंसिटी दे रखी, ना ही कोई और तरीका दे रखा जिससे अपन ये कैलकुलेट कर ले। तो याद रखना ये यहाँ पर इस डेटा से कैलकुलेट होने के बाद हम लोग श्योर होके बोल सकते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। प्लीज इस बात का आप ध्यान रखो, ये चीज आप अच्छे से समझ लो, है ना। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, थ्योरी हमने कर लिया, क्वेश्चंस हमने कर लिए, ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री, रस समीकरण मिति, जिसमें हम रिएक्शंस के साथ में मोल कॉन्सेप्ट को लगाने वाले हैं। देखो हर जगह पर थोड़ी थोड़ी जगह पर कहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट लग सकता है, अपन लोगों को हर छोटा छोटा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करते जा रहे हैं। तो इस लेक्चर के साथ में आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग इनको अटेम्प्ट जरूर कीजिए। इस लेक्चर के लिए इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।